अब भैया भगवान, पता नहीं भगवान की बात माने कि अपनी बात माने, लेकिन फिर भी हम बधाई देंगे कि वो सही स्थान पे पहुंच गए। अब उम्मीद करते हैं कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में और देश में हो जाएगी, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो जाएगी और जो जो मांगे ओम प्रकाश राजभर की रही है, बीजेपी उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी, ऐसा समाजवादी पार्टी महसूस कर रही है। ठीक है, हमारे साथ दिनेश सिंह भी जुड़े हैं। सर, सीधे रुख में आपका करती हूँ, चूंकि देखिए आपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो भी तमाम रिएक्शन है उसको आपने सुना, लेकिन सर आपका नजरिया, आपका आकलन क्या कहता है? ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने से क्या बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलेगा, एनडीए को एक बड़ा फायदा चुनावों के दरमियान देखने को मिल पाएगा? नमस्कार रितु जी, आपको दोनों पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी जो होती है वो सत्ता में आने के लिए अपने प्रयास अभी करती है, सब अपना गुंबा बढ़ाना चाहते हैं और उसी प्रकार से देखिए ऐसा है कि यूपी में राजभर समाज जो है उनका वोट शेयर काफी अच्छा है और करीब 100 सीट्स पर ये अपना दबदबा रखते हैं और पूर्वांचल की करीब 25 सीट्स हैं, उन पर तो देखिए पूरे तरीके से निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो उस प्रकार से देखिए जैसे पहले एसपी के साथ में चले थे तो एसपी के साथ उनको लगता है कि ठीक कहीं ना कहीं आपस में इनके जो निर्णायक भूमिका में थे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको अपना वर्चस्व वहाँ पर कमजोर लगा या जिस सोच को लेकर वहाँ पर गए वहाँ पर उससे गिरना हो गया। तो दोबारा देखिए पहले ही भाजपा के साथ ही रह चुके हैं और भाजपा के साथ इनको रह करके जब लगा कि हाँ ठीक है तालमेल बैठता है, और क्योंकि राजनीति में कोई भी जो होता है स्थायी और दोस्त या दुश्मन नहीं होता रहती जी। और दूसरा देखिए ऐसे कि अभी 2024 के चुनाव को ही लेकर के और उसी को लेकर के सभी पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तो उस नाते से राजभर भी देखिए जो है कि वो अपनी सिर्फ अपनी मांग नहीं, अपने समाज की सब बातों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और जैसे पहले इन्होंने बोला था कि मतलब जो सुनने में आता था कि 5 जो सीट्स हैं ये चाहते थे, भाजपा जो है इनसे बातचीत इनकी काफ़ी पहले से चल रही थी और भाजपा ने इनको ऑफर की थी, मैच शायद एक सीट के लिए राजी हुए थे। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कोई ना कोई देखिए शायद निकल जाए। और देखिए चीज़ वो ये कि जैसे हमेशा दिल्ली में जैसे आने के लिए कोई, अब जैसे कि 80 सीट्स हैं यूपी में, तो उसमें चाहते हैं कि ठीक है जैसे कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे भाजपा हो, सभी चाहते हैं कि अपना कुनबा बढ़ा करके और चीज़ें जो है मजबूत करके चलें, जिससे कि जो सत्ता का रास्ता दिल्ली का है वो सभी के लिए जो है दुश्वार न होकर के आसान बने। तो उसी के नाते सब चीज़ का जो है ये अपना प्रयास जो है किए जा रहे हैं। और दूसरे विपक्ष के बाद देखिए चीज़ें हैं जैसे विपक्ष और पक्ष दोनों की बात करें तो देखिए जैसे कि 100% से एनडीए जो है मजबूत होगा। और अभी जैसे 18 तारीख को एनडीए की मीटिंग भी है जिसमें कि विपक्षी दलों के जो हैं उनसे भी कुछ लोग जो उनके घटक दल थे उनसे भी काफ़ी जो है उनके संपर्क में भाजपा के हैं। तो उस तरीके जो आगे देखने की बात यह है कि कौन कितना मजबूती से कितना ले पाता है और कितना चल पाता है। अब बिल्कुल सर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हर दल अपनी अपनी तरफ से रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर चूंकि देखिए आपने भी जिक्र किया कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं ओपी राजभर का थोड़ा दबदबा है, जिसके नफा नुकसान का बिना ध्यान रखे बीजेपी में वो बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है और ऐसे में आगे क्या स्थिति पनपती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन क्या ये माना जाए कि बीजेपी में चूंकि अपनी मौजूदगी अब दर्ज कराते हुए नजर आएंगे, वापसी हो चुकी है, तो अब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का जो खेल है वो बिगड़ सकता है? हाँ बिल्कुल बिगड़ सकता है 100%, क्योंकि राजभर जो है वो जैसे मैंने बताया कि 25 सीट्स के आसपास में जैसे आशा रखते हैं, तो 25 सीट का मान के 3-4 जो है जो एमपी सीट्स हैं, लोकसभा की सीट्स हैं, उन पे जब वर्चस्व अगर खत्म होगा तो उसमें ये देख के चले कि वो हाथ से छिटकेंगे तो उसी को लेकर के सारी कवायद चल रही है। सभी दल ये सब काम कर रहे हैं ऐसे, तो उसमें 100% जो है एसपी को इससे धक्का लगेगा, नुकसान पहुंचेगा इससे। जी बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए तमाम तरह की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों की और हर राजनीतिक पार्टी की देखने को मिल पा रही है। इस बीच सिर्फ आप लोगों के एनडीए दल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है, जिसके लिए आप लोगों ने पहले से ही लेटर यहां पर दे दिया है जीतन राम मांझी को, और भी इसमें कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए जो कुनबा है बीजेपी का वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा जिसमें सफलता आप लोगों को मिलेगी? चुनाव में एक वोट की कीमत होती है और जहां भी हम किसी एक भी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो हमारी जीत में ही इजाफा करता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारे साथ में जुड़ता है हमारी विचारधारा के साथ में, तो वो हमें हर सूरत में मजबूती देता है और उसका स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उन लोगों को किस तरीके से क्या हम मदद कर सकते हैं, जो उनके साथ में जो उनके इश्यूज हैं अपने अपने क्षेत्र में, हम उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, वो कमिटमेंट को भी पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारा जो एनडीए की जो बैठक है उसमें वो तमाम जो घटक है हमारे साथ वो अपने अपने पक्ष रखेंगे और हम सबको साथ लेकर के चलें। जो भी कोई इश्यूज हैं
हम उन सबको आपस में मिलकर के तय कर करके चले और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में और लोग भी जुड़े, ये एक प्रयास रहेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक एक वोट कीमती है और देश का अच्छा निर्माण करना है और जो प्रगति है ये अवरुद्ध ना हो, तो उसके लिए हम किसी भी सूरत में सभी साथियों का सम्मान। बिल्कुल सर, एक एक वोट की कीमत है और आने वाले समय जाहिर तौर पर चुनाव है, उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हर राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है। लेकिन सर अगर इसमें देखा जाए, विचारधारा का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में जब योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों का लगातार विरोध करते हुए नजर आते हैं, अपनी आवाज उठाते थे कि बीजेपी की जो तमाम नीति है वो कहीं ना कहीं धरातल पर सही नहीं है, उसके बावजूद भी बीजेपी में शामिल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में पहले भी रहे और उसके बाद में ठीक है किसी राजनीतिक कारणों से वो दूसरे दल के साथ में जुड़े और जाहिर सी बात है उस दल को खुश करके और जो भी बेनिफिट मिल जाए और कुछ सीटों में उनका इजाफा हो, ऐसा प्रयास उन्होंने किया, मगर अल्टीमेटली वो वापस उसी विचारधारा के साथ में वो चाहते तो उसके साथ में रह सकते थे, मगर उनको मालूम है कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला, समाज का भला नहीं होने वाला। उन्होंने वहां रह करके देख लिया और राजनीति में तो ये देखिए जो दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, इसमें आना भी और जाना भी दोनों चलता रहता है। मगर उन्होंने ये देखा कि ये जो विपक्षी गठबंधन हो रहा है इनकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल और केवल जो है भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने की इनकी कवायद है, सब लोग अकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लगभग सभी लोग जो है वो जमानतों पे छूटे हुए हैं, तो किसके साथ में लगा हुआ हूँ। और जाहिर सी बात है कि जमीर, मैंने कहा पहले भी कई बैठकों में डिबेट में मैंने कहा है कि जब इंसान का जमीर जागता है तो फिर उसके लिए अपना घर याद आता है और वो आज हम इसका देख रहे हैं कि वो वापस आए। इसी को विचारधारा कहते हैं, इसी विचारधारा के साथ में जुड़े, वो किसी अपराध में या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, स्वागत है उनका। ठीक है मनोज जी, चूंकि देखिए आपने भी बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन सामने है उसको भी सुना, इस पर पहले आपसे जवाब लूंगी, लेकिन सर सवाल ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी से बात की थी गठबंधन को लेकर, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह की हामी नहीं भरी, हाँ नहीं का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने दूसरी तरफ रुख कर लिया, अपनी मांगों को लेकर वो बीजेपी के पाले में चले गए। ऐसे में एक और उनका रिएक्शन कि विपक्षी दल एकजुटता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो विपक्षी दल जो एकजुटता की बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, एकमात्र ये भी बड़ी वजह है एनडीए में शामिल होने की ओपी राजभर की। देखिए बात होती है विश्वसनीयता, सत्ता है नहीं है, गठबंधन बड़ी बात होती है। यूपीए के साथ जो घटक दल है वो आज भी है और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के दल थे वो आज भी है, आरएलडी हमारे साथ आज भी है। 17 से लगातार हम चुनाव लड़ रहे हैं, 17 लड़े, 19 लड़े, 22 लड़े, 3 चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन वो घटक दल हमारे साथ, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो मुद्दे नहीं चेंज होते हैं, विचारधारा नहीं बदलती है। अगर किसान विरोधी सरकार है मोदी सरकार तो है, नौजवान विरोधी है तो है, दलित पिछड़ा विरोधी है तो है। अब हमें सत्ता मिल जाने से, मेरे पुत्र को सत्ता मिल जाने से, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री मिल जाए, संजय निषाद को मंत्री बन जाए, उनका बेटा एक विधायक बन जाए, एक सांसद बन जाए, अनुप्रिया पटेल जी मंत्री बन जाए, उनके पति मंत्री बन जाए, इससे पिछड़ों का भला नहीं होने वाला है। पिछड़ों का भला होने वाला है, दलितों का भला होने वाला है, अल्पसंख्यक वर्ग का भला होने वाला है, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, बेरोजगारी का अंत होने वाला है। वो ऐसी सरकार से होगा जो सरकार उस पर अपनी प्राथमिकता से काम कर रही होगी। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो आईना दिखा के आए थे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी को सरकार में, वो आईना कहीं बदल गया होगा या उनके चेहरे बदल गए होंगे, उनकी नीतियां और नियम बदल गए होंगे। ये देखिए, मैंने जो एक बात कही वो राजनीतिक व्यंग मैं नहीं कर रहा, ना राजनीतिक बयान दे रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल एक आम आदमी की धारणा का सवाल है। दरअसल में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़ी कमजोर है, देखने में बड़ा है, डबल इंजन की सरकार है, पूर्व में 60 से ज्यादा सांसद थे, विधायक हैं 268 गठबंधन दलों के साथ, तो वो बड़ा देखने में लगता है। लेकिन जो पीडीए है, तो दरअसल में इस वक्त की स्थिति क्या है, 2 दलों में देश की राजनीति बढ़ चुकी है, एक जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, एक जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। सबकी अपनी विचारधाराएं वो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अब ये कुनबा बढ़ रहा है बीजेपी को हराने वाला, उसमें वृद्धि हो रही है। वो एकजुट नहीं था, वो अलग अलग था,
हर स्टेट में उसकी लड़ने की तरीका, वोटों का डिवीजन, ये सारी चीजें बिल्कुल जी। लेकिन अलग अलग तो सर विपक्षी दलों की जो लगातार एकजुटता की बात कही जा रही है वो भी एक अलग अलग दल था और ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक होने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। लौटूंगी मैं आप सभी के पास, फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार चर्चा को हम जारी रखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है उसको लेकर अब आगे क्या तस्वीरें सामने आती है और किस तरह के रिएक्शन तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। पाव भाजी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। किसानों की उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय को बढ़ाने और उन्हें और उनके उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है मिलेट्स यानी श्री अन्न। ये छोटे किसानों के लिए खोल रहा है उन्नति के नए द्वार। पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है इसका परचम। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के छोटे किसानों की आय को बढ़ाने और श्री अन्न के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। श्री अन्न किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत तो करेगा ही, साथ ही ये देश भर में पोषण क्रांति का सूत्रधार भी होगा। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है और बिना देरी के चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मनोज यादव जी को ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कमजोर है। एक धड़ा चाहता है कि ठीक है बीजेपी की जीत हो और वो कहीं ना कहीं बीजेपी है, लेकिन दूसरा धड़ा कहीं ये पूरी रणनीति बना रहा है कि किसी तरह से बीजेपी आगे फतह न कर पाए और उसकी जो रणनीति है वो विफल होती हुई नजर आए। आपका नजरिया सर? तो देखिए हमेशा आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये देखिए इसको भी जैसे कहते हैं कि ठीक है आपस में हमेशा विरोधाभास दो लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, और जैसे कि अपना वर्चस्व की लड़ाई तो हर पार्टी में हर जगह से कुछ होती है, लेकिन इकट्ठा जब धारा मिलने की जब बातचीत आती है तो उस टाइम पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे अभी लोकसभा को लेकर के ही सबने कमर कसर के, मुझे ऐसे कोई विरोधाभास या इस तरह की चीज़ें ठीक है आपस में विचारों के मतभेद हो गए कुछ हो गए, वो दो नेताओं के बीच में अपने वर्चस्व की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, चलती रहेगी, लेकिन उसको ऐसा लेकर के नहीं है कि अपने लक्ष्य को खत्म कर दें, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि अगर पार्टी नहीं आएगी तो दोनों का वर्चस्व ही नहीं रह सकेगा। दो अगर नेताओं की अगर बातचीत करें या दो धड़ों की बातचीत करें तो दोनों ही धड़े जो है वो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से सरकार अगर आए तो तभी इनका वर्चस्व दोनों का बना रहेगा, अदरवाइज दोनों की लड़ाई के चक्कर में अगर ये नुकसान अगर पार्टी का होता है।
पक्ष है उसका भी इनका नुकसान हो रहा है। ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये सर कयास की सब चीजें, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीजें हैं। और छोटे मोटे जो मतभेद हैं, कुछ मतभेद तक के बदलने से पहले जब स्थितियां अगर आपस में होती भी है, इसको मैं अच्छा समझता हूँ कि ठीक आपस में जो एक दूसरे के साथ बैठ करके और बाकी जो है वो उसे मसले को हल होता है। बाकी छोटी मोटी चीज चलती रहती है, ऐसा मुझे तो लगता नहीं जी। बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जा सकता है मतभेद बेशक से राजनीति में हो लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन सर कहा तो ये भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका रास्ता दिल्ली की गद्दी तक का तय होता है। तो क्या ये माना चाहे कि देखिए ओपी राजभर तो शामिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं अलग राज्यों में भी इस तरह की जो जोड़ तोड़ की तस्वीरें हैं वो एकाएक सामने आ पा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट वाला सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में काबिज पहले से ही बीजेपी है और कहीं ना कहीं कब्जा यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दिल्ली तक जो फतेह का रास्ता है वो तय कर पाएगी बीजेपी? हाँ बिल्कुल 100% तय कर पाएगी। जैसे देखने को नजर आ रहा है सब मिला के विपक्ष है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। सब मिला के विपक्ष है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ज्यादातर जो घटक दल जो है जैसे विपक्ष, जैसे कि अब जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस जैसे पहले एसपी के साथ में थी और बाद में जैसे कहते थे कि 2 लड़के कुछ कमाल करेंगे, लेकिन 2 लड़के उस समय कमाल नहीं कर पाए, दोबारा फिर दोनों लड़के अपनी अपनी रास्ते में निकल गए। तो उसी प्रकार से अभी जैसे अभी नजर यही आता है कि एनडीए के साथ अब जैसे बीएसपी है, बीएसपी भी एनडीए की तरफ जो जयंत चौधरी है तो उनका भी कुछ लोग जो है वो सुनने में धीरे जाता है कि शायद हो सकता ना हो, लेकिन अभी तक नजर ये आता है कि ठीक है कहीं ना कहीं उनका जो रास्ता है वो भी कहीं जो है उनके तरफ ये सब चलते रहेंगे। बाकी घटक दल जो है उनके साथ में कहीं ना कहीं आपस जैसे अरेंज होती है तो कोई किसी के लिए रास्ता जो है बंद नहीं है, सभी के रास्ते जो है एक दूसरे के सामने खुले हुए हैं। और जिसको जैसे कि जो नेता जो भी होता है ऋतु जी वो हमेशा समाज का होता है और समाज हित में जैसे उसको निर्णय को लेना पड़ता है। जैसे राजभर ने अभी लिया तो अपने तरह उनको अपने समाज के लिए जैसे उनके मुद्दे जो है वहां से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे थे, उनकी चीजें नहीं बन पा रही थी एसपी के साथ में, तो उसको लेकर के उन्होंने अभी दोबारा घर वापसी बोले कुछ बोले भाजपा के साथ दोबारा जो है गठबंधन किया। तो ये सबके समाज हित में जो है चीजें कुछ न कुछ चलती रहती है, जिसमें लगे कि समाज हित में या समाज के भले के लिए कुछ चीजें होती है। तो कहते नेता अपने लिए काम नहीं करता है, पीछे जो समाज हो तो समाज को भी जवाबदारी इसकी होती है। तो उसी प्रकार से बीएसपी है या अन्य दल और भी हैं तो वो साथ साथ आकर के कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूत ही करेंगे और जो 80 जो सीट है उसका लक्ष्य जो है जहाँ तक वो नजदीक होता ही नजर आता है। जी अब बिल्कुल सर देखिए तमाम तरह की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर हर राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में अगर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ पर है वो हर दल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश आपसे करेंगे कि देखिए अगर बिहार का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि एक समय था जब पासवान को ये कहा जाता था कि वो कहीं ना कहीं जो चुनावी वैज्ञानिक है वो माना जाता है, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक यहाँ पर मौसम का अनुमान जताता है और ऐसे में चुनाव में अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की फेरबदल या किसकी सत्ता में काबिज वापसी होने वाली है उसका अनुमान वो जताते थे। ऐसे में अब ओपी राजभर को कहीं ना कहीं उस वही श्रेणी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिक ओपी राजभर है, तो इसे कैसे समझा जाए? शब्द होगा इसमें। देखिए कहने की बात ये होती है कि जैसे मैंने अभी बोला है कि समाज के हित को लेकर के सभी चलते हैं। जैसे पासवान जो है उनमें भी देखिए पहले जैसे कि उनके पिताजी थे तब तक मामला कुछ अलग था, उसका फिर पिताजी के देहांत के बाद में लगते हुए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जब नजर आया और दूसरा इनको न्योता दिया गया कि आपस में देखिए मिलजुल के इकट्ठे चले, तो उससे कहीं ना कहीं जो है अपना रास्ता जो है एक होता हुआ नजर आता है। और उसी तरह देखिए यूपी और बिहार दोनों प्रदेश जो है यही दोनों प्रदेश में जितने ज्यादा जो सांसद इस पार्टी के आते हैं वही जो है दिल्ली की गद्दी को, दिल्ली की जो चाबी मान के चले दोनों प्रदेशों के पास में है। तो उस प्रकार से ये मान के चले कि जैसे कि चिराग पासवान है जैसे अभी है तो उनके जैसे एनडीए ने अपना जो स्वागत किया है, तो उस तरीके चीजें यही कि अपने तरीके से होकर के जो चले हैं तो उनको भी जैसे कहीं ना कहीं नजर आया होगा कि अकेले चलने की राह जो है बहुत मुश्किल होगी और समाज हित अपने हित में नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। और अगेन वो चीजें कि जो अपना राजनीति जो है जी उस संभावना का खेल है, तो हमेशा अपनी संभावना आदमी तलाश करता है, अपनी तरक्की हवा को चाहता है। तो उस तरीके देखते हुए जो लगता है तो अभी मतलब एनडीए जो है उसी क्रम पर बढ़ता हुआ नजर आता है। चाहे यूपी बिहार बोले, चाहे महाराष्ट्र बोले, चाहे उड़ीसा बोले, हर जगह पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर एनडीए के नजर आती है और यूपी जो है पद से मजबूत होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सर, लौटूंगी मैं आपके पास। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आए हैं। भावना मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अकेला मजबूत है तो उनको खंभों की क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो और लोगों को ले लें। और जहाँ तक राजभर जी की बात है, ये पार्टी आई भारतीय जनता पार्टी से ही थी। 2017 का चुनाव साथ में लड़ा था, मंत्री रहे वो। फिर उन्होंने आइडियोलॉजी का मैंने तो सदन में देखा है उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए।
और उन्होंने उसका हवाला देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस कर लिया था, उसके साथ चुनाव लड़े 2022 में। अब फिर वो वापस जहाँ से आए थे वो अपने घर वापस चले गए, इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। मैं यही मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और प्रचंड बहुमत के साथ जनता का एक जनादेश उनके पक्ष में है, तब उनको इस तरह से पार्टियों को तोड़ना, उनके अलायंस को ख़त्म करना, इसकी क्या आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक जो उनके आत्मविश्वास में कमी आई है, कहीं ना कहीं ये उसका। तो देखिए अलग अलग रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा का भी रिएक्शन सामने आया, सीधे तौर पर कहना कि आखिर बीजेपी को क्यों जरूरत है किसी के साथ भी अलायंस करने की, गठबंधन करने की। बीजेपी जब अपने आप को इतनी मजबूत श्रेणी में पाती है, दूसरे दलों को अगर नजरअंदाज बीजेपी करती है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी। ऐसे में बीजेपी के आत्मविश्वास पर भी वो सवाल उठाती हुई नजर आई। एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आराधना मिश्रा को सर आपने भी सुना, और ऐसे में सीधे तौर पर कहना कि बीजेपी जिस तरह से अलायंस कर रही है, पहले तो बीजेपी को जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि आप लोग किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, साम दाम दंड भेद की, तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम पूरी तरह से मजबूत हैं। तो उसको लेकर उन्होंने पहला सवाल उठाया कि अलायंस करने की आखिर जरूरत कहां और क्यों आ पड़ी। दूसरा सवाल वो ये भी उठाती हुई नजर आई कि अगर अलायंस आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो आत्मविश्वास डगमगा रहा है, डाउन हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है उन्होंने ये बात जो कही, इसको अब वो अपने ऊपर भी लागू करें। आज की डेट में कांग्रेस की स्थिति क्या है और किस तरीके से वो तमाम प्रयास जो है वो अपने साथ में लोगों को जोड़ने के कर रहे हैं, और इनको जिस तरीके से इनके साथ चलने वाले या इनके घटकों के साथ जिनको ये मान करके बैठे हैं कि ये हमारे घटक हैं, तो उनको छोड़ करके जो लोग भाजपा में आ रहे हैं, देखिए आज नौजवान पीढ़ी जो है वो देख रही है कि एक्चुअल में विचारधारा जो है वो किसकी जो है इस वक्त में देश और दुनिया को पसंद है। और इसी कारण से हम जो गठबंधन जो कांग्रेस के साथ में या विपक्ष में जो काम कर रहे थे, वहां से जो छूट करके आए, बड़ी संख्या में हम लोगों को देख रहे हैं, और अभी कुछ पता नहीं है कि और कितने तैयार बैठे हैं। तो उनको संभालने की आवश्यकता, हमें कोई परेशानी है, बेचैनी नहीं है। हमारे तो मैंने कहा ना कि राजनीति में किवाड़ नहीं होते, कोई भी आए और कोई भी जाए, सबका स्वागत है, जाने वाले का भी स्वागत है और आने वाले का भी स्वागत है। तो यहाँ जो लोग हमारी विचारधारा से मिलकर के हमारे साथ में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जा रहे। वो लोग ये जानते हैं कि इनके साथ रह करके ही हमारे समाज का भला होगा। जिस क्षेत्र के हम जनप्रतिनिधि हैं, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहाँ की जनता का भला होगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, एनडीए को चुन रहे हैं। आज वो हमारे साथ में अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, अपने समाज और वहाँ की जो जनता है, जहाँ से वो लोग जीत करके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके हित के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी, हमारी तो विचारधारा के लिए लोग आ रहे हैं, तो हम तो मजबूत हैं। हम तो हमेशा यही काम करेंगे जो इस वक्त कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर और अच्छा काम करेंगे। हमारे तमाम जो काम है वो देश दुनिया में उनकी सराहना हो रही है। जाहिर सी बात है, जो देश के अंदर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी हमारे साथ में उसी सराहना के कारण से जुड़ते हुए चले जाए। बिल्कुल, सीधे तौर पर राजनीति में जो विचारधारा की लड़ाई है वो देखने को मिलती है। लेकिन सर, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसका स्वागत हर राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आती है। और बीजेपी भी लगातार अगर कोई आना चाहता है, कोई जुड़ना चाहता है बीजेपी की विचारधारा से, तो उसके लिए बीजेपी पूरे तरह से दरवाजा खोल के बैठी है और यहाँ पर स्वागत करेगी। लेकिन इस बीच क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय में आप लोगों की विचारधारा से और भी कई ऐसे बड़े नाम जो जुड़ सकते हैं? जो भी जिसका भी ज़मीर जो है जागेगा वो हमारे साथ आएगा, उसका स्वागत है। जी सर, एक और रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनका रिएक्शन सामने आया था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी बेशक से हाथ मिला ले, लेकिन हाथ मिलाने से किसी भी दल से कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा चुनावों में तब होगा जब दलितों का और अति पिछड़े लोगों का आप लोग भला करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष की पार्टी होने का दम बनती है, जिसमें कि वो भी उनके साथ में नहीं है, और जिनके साथ में ये चलने का कोशिश किया है इन्होंने मुस्लिम के साथ में, वो भी इनको छोड़ चुके हैं।
और रही बात ये जो शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट की है उनके साथ देने की, तो उत्तर प्रदेश में 1,28,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रोन्नति में आरक्षण के विषय पर यही क्या नाम है अखिलेश जी ने उसको जो सुप्रीम कोर्ट से जब वो आदेश आया तो उसको रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट जाना था, तो उन्होंने वो कागज जो है वो फाड़ के फेंक दिया कि मैं नहीं करता इन लोगों के लिए कोई काम, बाढ़ में जाए। और उसका खामियाजा 1,28,000 वर्कर्स को, यहाँ के जो कर्मचारी थे उनको भुगतना पड़ा। तो क्या तो ये किसी के समाज के हित की बात करेंगे? इनका तो काम केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और गुंडाई करने में ये लोग माहिर रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। और आज ये जो है ना मुंह बाएं पर खड़े हुए जो मुसलमानों को जो अपने साथ में लेकर के चलते थे उनको बहका के फुसला के, अभी हमने निकाय चुनाव में देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, अनुसूचित जाति वर्ग हमारे साथ में बड़ी तेजी से जो है जुड़ा है। तो ये क्या दम भरेंगे केवल एक कम्युनिटी को लेकर के? मैं तो कह रहा हूँ ये क्षेत्रीय पार्टी थी, सिर्फ जातिवादी पार्टी है, और वो भी कुछ पारिवारिक पार्टी इसको कहा जा सकता है, पारिवारिक पार्टी। इनका क्या कहाँ मोल है? कुछ भी। ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दीजिए सर। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कह दी। अगर उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा, SC ST के आरक्षण के प्रमोशन में आरक्षण के बारे में, ST नहीं SC शेड्यूल कास्ट के कार्यकाल में वो खत्म हुआ था। एक मिनट रुक जाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर खत्म हुआ तो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उसके लिए समाज से माफी मांगते हुए कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हमारे प्रमोशन में आरक्षण को लागू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, डबल इंजन की सरकार का इतना बड़ा इनकलाब जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है, तो श्याम प्रसाद जाटव जी कर क्या रहे हैं? दे देना प्रमोशन में आरक्षण। क्यों हम पे आरोप लगा रहे भाई? आप जब 15% 10% कोटा EWS के लिए दे सकते हैं बिना किसी आयोग को बनाए हुए, बिना किसी जांच के कराए हुए ऐसे ही दे सकते हैं, तो प्रमोशन में आरक्षण की जांचें और सब कुछ तो बहुत पहले से रखी हुई है ना, कर दो ना, कौन मना कर रहा है? अगर नहीं कर सकते हो तो राजनीति मत टीवी चैनल पे मौका करो, अच्छा नहीं लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, टीवी पे वो बिंदु रखने चाहिए मेरा ख्याल से। मैं आपसे एंकर महोदया मैं आपसे कहूंगा कि जो हम ना कर पा रहे हो वो मुद्दे रखे, आप कर सकते हो, आप सत्ता में हो, वो बातें क्यों कहते हो भाई? ओम प्रकाश राजभर अब सत्ता में पहुंच गए, अब जाति जनगणना कराएंगे, इसमें दोहराए नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कह दूं कि पीडीए जिस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है, वो बिंदु है वोटों का प्रतिशत। बीजेपी को 37% और उसके घटक दलों को मिला के लगभग 41% वोट मिला था बीजेपी को 2019 के लोकसभा के चुनाव में, यानी कि विपक्ष में 59% वोट अभी भी है। और जो दल जा रहे हैं बीजेपी के साथ, ये टोटल इसमें से चाहे वो जेडीयू रहा हो, चाहे अकाली दल रहा हो, चाहे शिवसेना रही हो, इस टेक्निकल पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। वो दल जो 41% वोट था उसमें से ही वापस गए थे और बीजेपी अपने मूल 37% पे पहुंच गई थी, यानी कि अब बीजेपी 37% से शुरू करेगी विपक्ष के वोट से लड़ने के लिए, और वो वोटों का प्रतिशत है लगभग 60% से ऊपर। ये जो 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, ये जो जाने की बात कर रहे हैं, ये 1-2% के अंदर वाले लोग हैं, इनके पास कोई बड़ी चीज नहीं है। जेडीयू के पास 17-18 सीटें हैं, शिवसेना के पास 18 सीटें हैं और एक बड़ा वोट प्रतिशत है। अकाली दल अभी तक गया नहीं है, अभी कोई स्पष्ट पिक्चर भी नहीं साफ है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी 40% के अंदर रह जाएगी 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और पीडीए लगभग 60% वोट पे चुनाव लड़ने जा रहा है। इसलिए बीजेपी बहुत बेचैन है, इसलिए इस तरह की बातें, जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने चोर कहा, जिन्होंने सबसे बड़ा झूठा कहा, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मनोज यादव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर है। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, आज निषाद समुदाय संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री। बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका जनतंत्र टीवी पर। शुरुआत इसी सवाल के साथ, देखिए बीजेपी लगातार छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रही है और ऐसे में छोटे छोटे दलों से अपनी पार्टी में अपने पाले को और मजबूत कर रही है, जिसके तहत कहा जा सकता है कि जो बीजेपी का कुनबा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो
तो जो मिशन 80 का फॉर्मूला बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना रही है, उसमें सर कहीं ना कहीं आप लोगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिएक्शन आपका? समुदाय का नेतृत्व इन पिछली सरकारों से की गलत नीतियों और गलत उदासीन रवैये की वजह से मछुआ समुदाय के साथ साथ ढेर सारी पिछड़ी जातियां हैं तो इनके साथ रही हैं, सरकार बनाई है, एक नहीं 5-5 बार सरकार बनाई है, लेकिन इन लोगों ने सरकार बनाने के बाद वही चन्नू मंगू को हीरो बनाया, बाकी को जीरो बना दिया। तो ये जातियां जो उपेक्षित थी, आखिर मछुआ समुदाय को दल बनाने की क्या जरूरत है? राजभर समुदाय को क्यों जरूरत पड़ा है? अगर इन्होंने उनको भागीदारी दी होती राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक, तो निश्चित रूप से होता है। इन कांग्रेस ने देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं राजभर निषाद, मछुआ समुदाय 193 जातियों को उत्तर प्रदेश को, जिसको क्रिमिनल राइट्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अंतर समय 1949 इसकी दशा SC/ST से खराब है, जिसको 8 घंटे 16 मिनट हमने सदन में लोकसभा में बहस कराया हरिभाऊ राठौर जो सांसद थे, और उस समय कांग्रेस इनकी फाइल ही गायब करा दी हो। तो ये जातियां उपेक्षित हैं, तो अगर मोदी जी इन्हें सम्मान दे रहे हैं, मोदी जी इनके लिए जन कल्याणकारी नीतियां ला रहे हैं, इनके नेताओं को सम्मान दे रहे हैं, समुदाय के लोगों को जोड़कर उनको विकास की उदाहरण माने जाते हैं। यही अनाज गोदाम में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। अगर मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देना शुरू कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया? इनके मकान नहीं थे 70 साल से जो उजाड़ा था मुगलों अंग्रेजों ने, अगर मकान देना शुरू कर दिया मोदी जी ने तो पेट में दर्द हो रहा भाई, इलाज के लिए तड़प के मर रहे थे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं लिख देता था, दवाई नहीं खा पाते थे। आज 5 लाख तक के लोगों को, गरीबों की इलाज का मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था करा दिया। तो क्यों इस तरीके का? मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को, कि जो आज इन जातियों के साथ धोखेबाजी की है, वोट लेके इनके साथ अन्याय की है, ये माफी मांगे कि 70 साल कांग्रेस ने इन जातियों का वोट लिया। देश को आजाद कराने वाली 198 जातियां हैं, इनके आरक्षण के मुद्दे को इनकी फाइल गायब करा दिया। मुकुल वासनिक और शैलजा मंत्री रहे कांग्रेस के, इससे बड़ा क्या शर्म हो सकती है कि जो देश को आजाद कराने वाले जातियों के आरक्षण की फाइल ले जाएंगे, गायब करा देंगे, इनको लटकाए 50 साल से। हम कह रहे हैं आज के दिन में ये हमारे संवैधानिक मुद्दे को मोदी जी हल कर रहे हैं, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी। पहले हमारे नेता को ये कुर्ता पहना के ले जाते थे, पिछली सीट पर बैठा देते थे, कभी बोलने नहीं देते थे, कभी मालूम था कि नहीं था। निषाद सरकारी इलेक्शन में निषाद को टिकट दे दिया है, अरे वकील बनाया है समाज में, तो वकील को वकालत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को अगली सीट पर अवसर देती है। माननीय ओम प्रकाश जी भी अपनी पार्टी बनाए, उनको अगली। हम लोग अपनी आवाज को अब उठा रहे हैं सदन में, और इन लोगों की काले करतूत को अगर हम लोग आज के दिन में पर्दाफाश कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या क्या अन्याय किया है, कानून बना के आरक्षण छीन लिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि सपा आई तो अपने लोगों को, बसपा आई तो अपने लोगों को, लेबरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, सबके अगर अनुसूचित जात का सूची में सूचीबद्ध है, तो केवल लेबरमैन, वाशरमैन तो मिलेगा, फिशरमैन क्यों बाहर रहेगा भाई? जब एक बार राष्ट्रपति ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, हमारी गिनती 70 लाख थी, और इन लोगों ने गिनती कराते कराते हमें मार दिया, हमें 7000 कर दिया, तो कहें तो हमारा समाज मरने के लिए इनको जाएगा भाई। इनके यहाँ जब हम आरक्षण के मुद्दा उठाते थे तो हमें गोली देते थे, हम लोगों को 302 मुंडी बनाते थे, भाई को मारते थे, डंडे बजाते थे। आज मोदी जी गले लगाते हैं, मोदी जी हमारे ज्ञापन को लेते हैं, अमित शाह जी बैठ के चाय पीकर हमारे मुद्दे को हल करने की चर्चा करते हैं। माननीय योगी जी हमेशा हर हफ्ते मिलते हैं, कैबिनेट में हालचाल पूछते हैं, और हमारे समाज को देखिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया मैंने, 25 करोड़ रुपए उनके 12 प्रकार की हम योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करेंगे, मकान देंगे, उन्हें इलाज कराएंगे, कोचिंग सेंटर खोलेंगे। आज प्रधानमंत्री की संपदा योजना में 26,000 करोड़ रुपए केंद्र मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। मैं कह रहा हूँ कि 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिए मछुआरों को कांग्रेस को, शर्म करनी चाहिए ना कि 40 करोड़ रुपया से पूरे देश का 18% मछुआरों कैसे विकास होगा? और 6 साल में हमने अगर 26,000 करोड़ रुपए पूरे देश के मछुआरों के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, मुख्यमंत्री निषाद राजबोट योजना, हमारे आरक्षण के मुद्दे को भी आज माननीय पहली बार 70 साल में है कि बिल्कुल सर, और शायद एकमात्र यही वजह है कि निषाद आप लोगों को कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में यहाँ देखा जाता है। जी सर, जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा और आरजीआई ने एक्सेप्ट किया, आरजीआई ने पत्र लिखा कि नहीं केवट मल्ला मझवार है, तो आज हमें संवैधानिक दर्जा दिलाने का अगर प्रमाण मिल रहा है, हम निर्णय ढूंढ रहे, तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं होना चाहिए, कुनबा बढ़ रहा, मजबूत होगा,
और सभी जाति को हम सम्मान दे रहे हैं हमारे एनडीए और एनडीबीटी का हमारा मिशन पूरा होगा। बिल्कुल सर, एक सवाल और एक रिएक्शन और आपका लेना चाहेंगे। अपना दल, निषाद पार्टी और सुबह सपा यानी कि राजभर की पार्टी जो कि वो एनडीए में अब शामिल हो चुकी है, ऐसे में आप तीनों दल उत्तर प्रदेश की जो तमाम पार्टी है उन्हें कितनी भारी चोट देने वाले हैं? देखिए, वो दल जो है वो दल नहीं है। वो दल जो है वो आखिर जब माननीय मुलायम सिंह थे तब उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो जहाँ के गांव में दलितों, पिछड़ों और पिछड़ों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनते थे और तब वोट लेकर उनके लिए आवाज उठाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते थे। अब तो कौन से लोग, अब तो भाड़े के पहलवान आ गए इनके पास। कभी बसपा में मलाई खाए, फिर आगे कांग्रेस में खाए, फिर भाजपा में मलाई खाए। तो ये तो जो मलाई खाने वाले लोग अगर ऐसे समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो समाजवादी पार्टी में जो उसका उद्देश्य था तो खत्म हो गया। ये भाड़े पहलवान क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? और आज निषाद पार्टी, अपना दल, राजभर के सोनदेव समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी ये चिंतन करती है, चिंता करती है और गांव में गरीबों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को इकट्ठा करके सदन में आवाज उठाए। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, सब बटरे जोगी मंत्रोजार है, कोई नजर नहीं आएगा। देखेगा लोकसभा चुनाव में 2019 को देखिए, सपा बसपा एक थी और डॉक्टर संजय एक हो गए। देखिए कैसे ऐतिहासिक जीत हुई थी। अब तो सपा अलग है, बसपा अलग है। और देख लीजिए 2022 में देख लीजिए 15 सीटें मैंने ली थी, जिसमें से 5 उनके भाजपा सिंबल पर, मैंने 11 सीटें हारी हुई ली थी। कभी भाजपा नहीं, मैंने उसमें से 9 सीटें जीत कर दिखाई। तो ये एक इतिहास रचने वाला हम लोग काम कर रहे हैं। देखिएगा 80 की 80 सीट पर हम लोग कामयाब जी। हालांकि सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो रिएक्शन अब तक मीडिया के सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर ये कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहीं भी जाए, क्योंकि हमारी टीम मजबूत है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। देखिए, कांग्रेस का जो पाप है 70 साल का, उसी की देन है कि सत्ता जब सकी थी 2017 में तो कहाँ चली गई। जो भी वो पाप सर पर लेगा वो खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, देखिए 2000 और लेते रहना, 70 साल रहा हो और जिसके देश में 70 साल हो अर्थव्यवस्था का पता न रहा हो, आज 10वें नंबर पर पहुंच गए। अरे मैं कहता हूँ देश को आजाद कराया गया है, मुगलों अंग्रेजों को भगाया गया है। इन गरीबों को आप पता करिएगा, यही दिल्ली था एक बार, माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हमारी बिरादरी के लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन किया था जिसमें बी रामचंद्रन राव अध्यक्ष साइंटिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में थे। 3 दिन राजीव गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा कि निषादों की देश में बहुत बड़ी समस्या है, दोनों अंग्रेजों से घिरे हुए हैं, इनकी बहुत गंभीर समस्या, इनके लिए विशेष बनना चाहिए। लेकिन आज सदन में आवाज उठी और मीरा कुमारी जी माननीय लोकसभा अध्यक्ष थी, इनकी फाइल को गायब कर। मैं कह रहा हूँ ऐसे जो उपेक्षित समुदाय देश को लड़ने वाला उसके सम्मान नहीं देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। आज के दिन में हम मोदी जी, योगी जी सम्मान कर रहे हैं। डिनोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जनजातियों के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वे शुरू हो गया कि उनकी दशा दुर्दशा कैसी है, कैसे उनको विकास की धारा में लाया जा सके, ये हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी तरह से मजबूत है और 2024 लोकसभा चुनाव में ये देखने को भी मिलेगा। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा करने के लिए। 10-10 सेकंड का रिएक्शन सर, मैं फाइनल कमेंट आप सभी से लेना चाहूंगी। शांत प्रकाश जाटव जी, शुरुआत आपसे। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव हर किसी का एजेंडा है, कैसे भारी पड़ सकता है दूसरे दलों पर? भारतीय जनता पार्टी का जो काम, जो देश में विकास के काम हुए उसके आधार पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और उस जो भी हमारी योजनाएं रही वो किसी जाति या धर्म को देख करके नहीं, जरूरतमंद को देख करके हमने वो योजनाओं को लागू किया और उनका 100% लाभ जो है वह देश की जनता को मिला है। बिल्कुल, विकासों के काम पर लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। ऐसे में मनोज यादव जी अपनी बात रखिए। पिक्चर आई थी, राजचंद्र जी ने उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि कैसे वहाँ स्टीमर और बड़े बड़े वो बोट चलने लगे हैं और जो निषाद हैं, मांझी है, मंझवार हैं, कश्यप हैं, बिंद हैं, उनको, उनकी नाव को, उनकी सेवा देने का समय खत्म होता जा रहा है। तो ये न्याय दिलाएंगे, निषादों को न्याय दिलाएंगे, मंझवारों को न्याय दिलाएंगे। अरे अपना बेटा सांसद बना लिया, एक बेटा विधायक, अपना मंत्री मलाई खा लो, पिछड़ों का तो आरक्षण। और ठीक है सर, सवाल ये था कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से दूसरे दलों पर आप लोग भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। सर, चूंकि समय की भी कमी है, दिनेश सिंह जी आखिरी रिएक्शन सर आपका। जैसे बूंद बूंद से घड़ा फटा, उसी के पास है कि समाज हित को लेकर के अगर जैसे यूनियन दल अगर आते हैं भाजपा और एनडीए की बात में, तो इसमें बुराई नहीं है।
और दूसरा देखिए, इनको सिर्फ एक लक्ष्य अपना देखना पड़ेगा कि 2024 में कैसे जीते हैं, तो विपक्षी एकजुटता कहीं पर थोड़ी नजर नहीं आती। दूसरा, भाजपा का ज्यादातर जगह जो वोट शेयर है वो 40 से 55% के बीच में है, तो वहां तक कैसे पहुंचेगी इनको बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जा सकता है विपक्षी एकता अपने आप को एक तरफ मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूत करती हुई नजर आ रही है। समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली